रिपेल करके पूरा आपका एटम है, न्यूक्लियर है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। अब इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सेस करता है। तो यहाँ से आप किसी का भी स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो। हमने ग्रेविटी से कंपेयर किया बाकी का स्ट्रेंथ। सो ग्रेविटी को हमने 1 कर दिया। अब यहाँ से जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटी। इट इज 36 टाइम्स, दिस इज 38 टाइम्स। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक मारवाल एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि हम फंडामेंटल फोर्सेस कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। अब बात आती है न्यूक्लियर फोर्स, राइट। अब न्यूक्लियर फोर्स में 2 तरीके के फोर्स आएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। तो उन सबको हम अभी डिस्कस करेंगे। अब न्यूक्लियर फोर्सेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक बताना चाहूँगा कि आपने सभी ने पढ़ा होगा कि एक एटम जो है उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और एक आपका जो एक छोटा सा जो पोर्शन है, काफ़ी स्मॉल पोर्शन जो है, इसका डायमेंशन जो था वो कितना था, 10⁻10 मीटर, राइट, जो एटम का साइज है। और ये जो साइज है ये 10⁻15 मीटर आ गया। बहुत ज़्यादा छोटा पोर्शन है, राइट, कंपेयर टू एटम के। जो पूरा का पूरा मास है, अप्रोक्सीमेट मास, और यू कैन से मोस्ट ऑफ द मास न्यूक्लियर का आपके एटम का आपके न्यूक्लियर में रहता है। और न्यूक्लियर में आपके क्या रहते हैं, प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए, राइट। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इस थोड़े से डायमेंशन। अब अगर कोई एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है ज़्यादा है, मान लीजिए कि कार्बन है, तो कार्बन में प्रोटॉन एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, राइट। तो जो उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, राइट। हाइड्रोजन में 1 होता है, हीलियम में 2 होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, ये आपका एटॉमिक नंबर के साथ प्रोटॉन डिसाइड होता है। और न्यूट्रॉन जो है वो भी आप एक तरीके से कह सकते हो, उसका जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है आपके प्रोटॉन नंबर से, ओके। सो अप्रोक्सीमेटली मीन्स कि न्यूट्रॉन एक टाइम पर थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू प्रोटॉन्स। बट आप इन चीज़ों के बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे जब हम जो न्यूक्लियर रेडिएशन, न्यूक्लियर रिएक्शंस, उनकी बात आएगी, जब हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे आपके 12th क्लास में, तो उस टाइम इन चीज़ों की रेडियो एक्टिविटी में इनकी डिटेल में बात करेंगे, राइट। सो अब एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे छोटे से एरिया में आपके मान लीजिए 6 प्रोटॉन हैं। अब 6 प्रोटॉन अगर हैं तो उसमें इतनी छोटी सी डिस्टेंस में 6 प्रोटॉन आएंगे, तो आप मेरे को ये बताइए कि वो आपस में रिपेल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अब एक यहाँ पे छोटे से जगह में इतने प्रोटॉन आएंगे, वो रिपेल करेंगे, तो न्यूक्लियर तो फिर एक्सिस्ट ही नहीं करा, राइट। और हमें पता है अगर डिस्टेंस छोटी है, जितनी छोटी डिस्टेंस होगी, हमने क्या बताया कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलॉम रिपल्शन है, कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स जो है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर r छोटा हुआ तो फोर्स भी तो बढ़ेगा, तो प्रोटॉन आपके ज़्यादा रिपेल करने चाहिए। और हमने अभी तक देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में तो इतना ताकत है नहीं, राइट, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में तो है। तो उस हिसाब से तो ये तो रिपेल कर जाने चाहिए थे सारे प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन जो है दे आर अनचार्ज पार्टिकल, सो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, रिपेल करके पूरा आपका एटम है, न्यूक्लियर है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। अब इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सेस करता है, और वो फोर्स कौन सा है, दैट इज योर न्यूक्लियर फोर्स। तो ये तो बेसिक आ गया कि आपका जो ये फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स जिसको हम नाम दे रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये कितना टाइम स्ट्रॉन्ग है आपका होगी, न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स, यू कैन से स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। सो ये एक मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब
सबसे पहले इसमें बात करते हैं जो न्यूक्लियर फोर्स है। मैंने बताया आपको यहाँ पे हम इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला आता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम नेक्स्ट उसी को डिस्कस करें। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये किसके बीच में लगता है? ये लगता है आपके न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन के बीच में लगेगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा। इट मीन्स ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि क्या करेगा, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखेगा, उनको अट्रैक्टिव। अब इतना टाइम स्ट्रॉन्गर है तो न्यूक्लियर अपने आप बाउंड हो गया, तो वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे अब ये चीज़ आती है कि इसमें से किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, किसका अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपका जो पार्टिकल है चार्ज है, आपका न्यूट्रॉन चार्ज है कि नहीं। पार्टिकल मीन्स इन दोनों में से कोई होना चाहिए, या तो प्रोटॉन होना चाहिए या न्यूट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे और भी पार्टिकल होते हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को आप डिस्कस करोगे बाद में। अब बिकॉज हम थोड़ा हमने स्टार्ट ही आपके एटॉमिक मॉडल से किया था एक तरीके से, तो उस तरीके से हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बता रहे हैं। बट इसके अलावा बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इनके बीच में फोर्स तो लग रहा है, बट ये फोर्स जो पार्टिकल्स हैं, किन पार्टिकल के एक्सचेंज से, मैंने बोला था ना कि जो EM जो फोर्स है उसके में क्या होता है, वर्चुअल फोटोन्स होते हैं जिनका जो लाइफ है ना वो काफ़ी स्मॉल होती है, तो वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे जंप करते हैं, जिसकी वजह से फोर्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है। अब वो जो फोर्स है यहाँ पे क्या केस रहेगा, कौन से एक्सचेंज पार्टिकल्स रहेंगे? तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं मैं लिखता हूँ एक्सचेंज पार्टिकल्स, वो आपका रहता है ग्लूऑन्स और पायोन्स। पायोन्स जो है इसमें 3 तरीके के पार्टिकल होते हैं, पाई 0, पाई प्लस और पाई। तो ये चीज़ें जो हैं आप काफ़ी बड़ी क्लासों में जब जाएंगे तब आप इनके बारे में पढ़ेंगे कि पाई पार्टिकल्स कौन से होते हैं, पायोन्स क्या होते हैं, राइट। सो वो चीज़ आप बाद में डिस्कस करोगे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पहले बता दिया जाए कि इन पार्टिकल्स की वजह से ये होता है। अब ये जो ग्लूऑन्स हैं वो जो है आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, आप सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन से प्रोटॉन पे जंप करते हैं, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन में, बट ऐसा नहीं। आपके जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, तो वो चीज़ सही है। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे, इवन ये चीज़ आपके NCERT में दी हुई है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स ईच। अब 3 क्वार्क्स है, इट मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन से स्मॉल क्या हो गया, क्वार्क्स हो गया। अब क्वार्क्स के बीच में पार्टिकल्स एक्सचेंज कौन से होंगे, ये वाले, उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा, जिसको हमने बोला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैं अगर बोल रहा हूँ, ये न्यूक्लियर फोर्स की बजाय ये जो चीज़ है, ये जो टर्म है, ये मुझे किसके लिए लिखनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बिकॉज सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। न्यूक्लियर फोर्स तो 2 हैं, बट सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेंथ मैंने लिखी है दैट इज फॉर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, इसका जो रेंज है, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक लग सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक लग सकता है। इट मीन्स काफ़ी डिस्टेंसेस पर, बट अमाउंट स्मॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फोर्स तो लगेगा ना।
बट ये जो फोर्स है ये आपका क्या है, इसकी रेंज 0.5 फर्मी लिखने की बजाय अब मैं फर्मी लिख सकता हूँ, बट फर्मी जो है आपका कितना होता है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। अब ये जो फोर्स है ये 0.5 फर्मी से लेके कितने में होता है, 1 फर्मी तक। ठीक है, इतने डिस्टेंस में क्या काम करेगा। अभी आप ये कहोगे कि इतने में करता है, ज़्यादा में तो चलो ठीक है नहीं करेगा, इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि भाई ज़्यादा डिस्टेंसेस पे नहीं करेगा, स्मॉल डिस्टेंसेस पे क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है क्वांटम इफेक्ट। अब जैसे मैंने बोला था कि क्वांटम जो फेनोमेना है वो काफ़ी एडवांस है, काफ़ी स्मॉल अगर आप लेवल पे जाते हो तब आपको मिलता है। तो स्मॉलर लेवल पे आप देखोगे कि अगर आपके पार्टिकल्स जो हैं अगर आप उनको काफ़ी क्लोज ले जाते हो देन उनका वेव फंक्शन ओवरलैप होता है, और अगर सिमिलर पार्टिकल हैं तो वो एक एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकते। जैसा मैंने क्या बोला था, आपका जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो लग जाता है। तो सेम वही जो आपके इलेक्ट्रॉन के केस में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप जो लगाते हो नॉर्मली, वो यहाँ भी लगेगा न्यूक्लियर में भी। तो स्मॉल डिस्टेंसेस पे क्या होगा कि आपका रिपल्शन होगा। तो इससे कम डिस्टेंस अगर आप कर देते हो तो वहाँ पे ये फोर्स काम नहीं करता। और ज़्यादा पे काम क्यों नहीं करता, अब एक ये भी इसका भी रीजन है कि भी ज़्यादा पे क्यों नहीं करता, बिकॉज ये जो पार्टिकल्स हैं आपके आयोन्स, ये इतनी दूर तक ट्रैवल ही नहीं कर पाते, इससे ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल ही नहीं कर पाते। अब जो ग्रेविटोन थ्योरी है और जो आपका फोटोन है, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकती है, राइट, जिसमें फोटोन भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये बेचारे जा ही नहीं पाते, इससे ज़्यादा डिस्टेंसेस तक ट्रैवल ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनका लाइफ टाइम भी इतना स्मॉल होता है, राइट। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, और इनका मास भी कुछ होगा, राइट, तो वो भी रेजिस्ट करेगा काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक जाने में। तो उसकी वजह से क्या है कि ये आपका इतनी रेंज तक ही काम करता है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने देखा, राइट। अब चार्ज इंडिपेंडेंट हमने देख लिया, और इलेक्ट्रॉन पे ये काम नहीं करता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आप देखोगे न्यूक्लियस से बाहर है। और आप बड़ी क्लासों में देखोगे कि आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियर में पॉसिबल ही नहीं है रहना, राइट। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो काम करने वाला नहीं है। क्वार्क को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि भाई क्वार्क नाम करके कोई चीज़ होती है, कोई पार्टिकल्स होते हैं। और एक ये भी चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं जो आप अपने 11th-12th तक आप नोटिस ही नहीं करोगे। इवन ग्रेजुएशन में आप फाइनल ईयर तक जाके आपको पता चलेगा कि इतने सारे पार्टिकल्स भी होते हैं, और अभी भी पार्टिकल्स का डिस्कवरी जारी है। ऐसे नहीं है कि पार्टिकल्स ख़त्म हो गए, अभी भी जो है क्वार्क्स को भी बोल रहे हैं कि क्वार्क्स जो हैं वो एक तरीके से स्ट्रिंग थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि सब जो चीज़ें हैं वो स्ट्रिंग से बनी होती हैं, क्वार्क्स भी स्ट्रिंग से बने होते हैं, तो उसका एक स्ट्रिंग थ्योरी का अलग एक्सप्लेनेशन है। तो आप मान के चलिए कि नए नए पार्टिकल अभी भी डिस्कवर होने बाकी हैं और हो भी रहे हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनको हम पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, तो वो काफ़ी एडवांस लेवल पे आपका चला जाएगा, राइट। सो और अब ये तो था आपका किसका डिस्कशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। अब एक फोर्स जो है वो आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर मैं इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स को यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, राइट, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सो अब वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होगा, ये आपका चौथा फंडामेंटल फोर्स आ गया। न्यूक्लियर फोर्स के दो पार्ट थे, ये आपका थर्ड फंडामेंटल फोर्स आ गया, ये आपका फोर्थ फंडामेंटल फोर्स। अब हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस कर लिया, अब आती है बारी वीक न्यूक्लियर फोर्स की। अब देखिए कि एक चीज़ हमने पढ़ी होगी, सुनी होगी कभी, कि न्यूक्लियर डिके होता है, कि एक बड़ा सा न्यूक्लियर था हमारे पास, यूरेनियम मान लीजिए, और वो आपका ब्रेक होके दो टुकड़ों में जाके स्प्लिट हो गया, अलग अलग दो न्यूक्लियर बना लिए उसने, उससे फिर क्या है ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन निकला, बहुत सारे पार्टिकल्स निकले वहाँ से। तो वो जो डिके प्रोसेस है, उस डिके जो फेनोमेना है, वहाँ पे जो फोर्स काम करता है
वो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स उस डीके में इन्वॉल्व रहेंगे उनके बीच का जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे रहेगी। और इसका जो डायमेंशन है वो इवन स्मॉलर देन, अब इसका तो रेंज क्या है, -15 है, बट इसका जो रेंज है, सबसे पहले मैं रेंज को लिख देता हूँ। रेंज जो है इसका 10⁻⁻16 है मीटर, तो ये इससे छोटा रेंज है, राइट। सो और ये किसके, जो डीके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगता है, राइट। अब इसमें आती हैं कि जो एक्सचेंज पार्टिकल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सचेंज पार्टिकल हैं वो क्या रहते हैं, WZ बोसोन। W में चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। Z जो है Z0 रहता है, ये आपके बोसोन। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ये भी पार्टिकल होते हैं, ये बोसोन्स होते हैं। तो WZ बोसोन जो है वो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स में। तो ये भी एक चीज़ आ गई, न्यूक्लियर डीके में ये लगेगा, ये हम पहले देख चुके हैं, राइट। और एक ये चीज़ है कि दिस फोर्स, व्हाई वी कॉल इट वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स हमने देखा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, बट वीक न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज वीकर, ओके, वीकर कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ F वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज स्मॉलर or in strength, right? It is in strength, F electron, okay। और अगर मैं बात करूं F स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो उसका जो आपका होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहती है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब और ये जैसे मैंने बोला कि डीके ऑफ पार्टिकल्स में ये काम करता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स का बीटा डी। अब बीटा डीके में होता क्या है कि मान लीजिए मेरा जो न्यूक्लियर था यहाँ पे, उसमें प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है, राइट। अब इसमें जो था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या था, आपके एक्सचेंज पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या होता है, सेम चीज़, यहाँ पे क्वार्क्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे भी आपके क्या रहेंगे, क्वार्क्स में, यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे अगर क्वार्क्स लिख देता हूँ तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्वार्क्स तो यहाँ भी रहेगा, बट यहाँ पे क्वार्क्स जो हैं उसके अंदर पार्टिकल एक्सचेंज के साथ साथ उनका कलर चेंज भी होता है। तो वो भी आप बड़ी क्लासों में देखोगे कि भाई कलर क्या होता है क्वार्क्स में, तो आप देखोगे कि डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर दिए जाते हैं क्वार्क्स को। तो चीज़ एडवांस चीज़ है वो, बट स्टिल यहाँ पे बीटा डीके में क्या होगा, या तो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाएगा, कन्वर्ट होगा, मतलब एटम का जो है एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, या आपका न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब चार्ज को वो करिए बैलेंस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अब इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या, ये पॉजिट्रॉन पार्टिकल होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो जाता है। चार्ज बैलेंस करना है ना, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे +1 चार्ज आएगी, यहाँ पे माइनस ही करेंगे तो ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। प्लस में यहाँ पे कुछ और पार्टिकल्स भी आते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ये भी अलग पार्टिकल आ गया। तो ये थोड़ा सा मैंने बताने के लिए आपको कर दिया। अब यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियर होगा, वो डॉटर न्यूक्लियर में चेंज होगा। अब स्प्लिट हो गया ना, कोई बड़ा एटम था, स्प्लिट हो गया, 2 हिस्सों में टूट गया। उसके बाद क्या है, कन्वर्जन हुआ ऐसे करके कुछ, प्लस यहाँ पे एनर्जी आपका रिलीज हो जाएगा काफ़ी अमाउंट। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई। ये आप 12th में देखोगे, इसको मैंने लिख दिया सिर्फ ऐसे ही आपको थोड़ा बताने के लिए, राइट। पहले अब इस रिएक्शन में जो भी फोर्स लगेगा पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में, वो आपका फोर्स कौन सा होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। ठीक है,
तो ये चीज़ आ गई इसके बारे में, ठीक है। तो और WZ बोसॉन हम पहले ही बता चुके हैं। बीटा डीके रिएक्शन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे करके बता दिया कि इस रिएक्शन में जो फोर्स लगेगा। अब ये मैंने क्यों बोला कि ये वीक है। अब एटम्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, इट मीन्स वो डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या रहेगा, स्ट्रेंथ में कम रहेगा, राइट। तो दैट्स वाई अब दो एटम स्प्लिट हो गए तो वो अलग हो गए, इट मीन्स क्या है, उसमें रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, राइट। उसमें रिपल्शन ज़्यादा है, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह, इसलिए दैट इज स्प्लिटिंग, राइट। सो वो आपका डिके। अब ये फोर्स जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंसेप्ट्स में और बाकी सब चीज़ों में, राइट। इवन आप हायर लेवल फिजिक्स में भी आप चेक करोगे, पार्टिकल फिजिक्स में, कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये जो फोर्स है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये लगता वीक है बट इसका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से हार्ड है, राइट। सो वो चीज़ आप देखो, बट हमें तो सिर्फ थोड़ा बेसिक में थोड़ा करना है, राइट। सो मच कॉम्प्लिकेटेड है और ओके। और ये अनस्टेबल न्यूक्लियर में काम करता है। तो ये जो बीटा डीके है ना, वो होता ही किन में, जो न्यूक्लियर अनस्टेबल होते हैं, जिनमें ये जो न्यूक्लियर है ना वो इतना बड़ा हो जाता है साइज में, जैसे यूरेनियम है। तो यूरेनियम में इतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाते हैं एक टाइम बाद कि वहाँ पे जो डायमेंशन है ना, वो अगर इससे ज़्यादा चला गया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे नहीं लगेगा। अब इतने से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे फिर क्या होगा, रिपल्शन पैदा हो जाएगा। रिपल्शन होने से फिर क्या है, आपका जो वीक न्यूक्लियर फोर्स भी वहाँ पे एक्सिस्टेंस में आ जाएगा और फिर क्या है, डीके वहाँ पे दो अलग अलग पार्टिकल में कुछ ऐसे हो जाएगा बीटा डीके। तो वो ओनली अनस्टेबल पार्टिकल्स में होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो बीटा डीके है ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई में होता है, राइट। अब एक और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्ट्रेंथ बताऊंगा कि कौन किस फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेंथ का जो रेशियो है कि कौन सा फोर्स जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्स जो है वीक है। रेंज में आपको साथ साथ बता ही चुका हूँ, राइट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज कितना है, 0.5 फर्मी से आपका 1 फर्मी। वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज 10⁻⁻16 और EM और ग्रेविटी जो है उसका इनफाइनाइट रेंज। अब इनकी स्ट्रेंथ का रेशियो भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FG रेशियो, यहाँ पे सेकंड है आपका F वीक। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। देन रेशियो यहाँ पे F क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आएगा, देन लास्ट में आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। ओके, सो अब इनका रेशियो बात करते हैं। तो 1 रेशियो 10⁻25 रेशियो 10⁻36 रेशियो 10⁻38। तो यहाँ से आप किसी का भी स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो। हमने ग्रेविटी से कंपेयर किया बाकी का स्ट्रेंथ। सो ग्रेविटी को हमने 1 कर दिया। अब यहाँ से जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटी, इट इज 36 टाइम्स, दिस इज 38 टाइम्स, राइट। अब अगर आपको कोई बोल दे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो कितना स्ट्रॉन्गर है उसकी कंपेयर में, तो आप कितना करोगे, 5 एंड 8, तो यहाँ से 13 टाइम्स आ गया ना, कंपेयर करोगे आप दोनों को। सो आप यहाँ से क्या करोगे, इसको 1 करना है, 1 करने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर आ गया वो वाला। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, 100 टाइम्स आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये आप कंपेरिजन यहाँ से देख के कर सकते हो। तो ये आपकी इन 4 फोर्सेज जो थे आपके फंडामेंटल फोर्सेज, उनकी स्ट्रेंथ आ गई। रेंजेस हमने साथ साथ देख ही लिए। हमने देखा कि कैसे फोर्स अप्लाई होता है, कि क्या क्या
रीजन है उस फोर्स का लगने का और क्या इम्पोर्टेंस है उन सब फोर्सेस की, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की, आपके जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में उनकी, और बाकी सब जो भी फोर्सेस हैं वो इन चारों के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। और मोस्टली जो है डेली फेनोमेना है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका डोमिनेटिंग नेचर रखता है, बिकॉज जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो काफ़ी कम डायमेंशन में काम करते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ कम है, इसलिए जो डेली लाइफ फेनोमेना जितने भी फेनोमेना है मोस्टली आर लाइक गवर्न बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो ये सब जो चीज़ थी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ और जो बेसिक फेनोमेना है, कुछ बेसिक जो चीज़ें आएंगी जैसे कंजर्वेशन लॉज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और आई थिंक एक छोटा सा टॉपिक है जो है यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा एक टॉपिक है, उसको भी थोड़ा एक बेसिक में थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा आपका कंसेप्ट थोड़ा यूनिफिकेशन के बारे में और कंजर्वेशन लॉज जो हैं उनके बारे में। उसके अलावा हम जो फोर्सेस की कैटेगरी होती है, एक होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, दूसरे आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि भी कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।